नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में बेहद चर्चित नाम और नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री अनिल विज ने अपनी सरकार के बाद अब संगठन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम सैनी के खिलाफ तीखे बोलने वाले अनिल विज ने अब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर भी हमला किया। लगातार अनिल विज ने सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। एक और जहां विज सीएम पर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं अब वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को दुष्कर्म का आरोपी कहकर उनका इस्तीफा तक मांग रहे हैं। इधर पूर्व गृह मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने भी अनिल विज को सलाह दी है कि वो सम्मान के साथ इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनका इस्तीफा लिया जाएगा। इससे उनकी प्रतिष्ठा भी खराब होगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या विज के तेवर बीजेपी के लिए मुश्किलें तो नहीं पैदा कर देंगे? पार्टी किस तरह से विज को समझाएगी और क्या विज मानेंगे, ये सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश कैबिनेट में नंबर 2 के मंत्री अनिल विज मीडिया में जो भी कहते हैं, लोगों में उस पर चर्चा होने लगती है। इस बार तो बेखौफ मंत्री अनिल विज पहली बार 4 दिन से लगातार चर्चा में हैं। वो हर दिन अलग अलग तरह से सरकार पर हमले बोल रहे हैं। अब विज ने एक पखवाड़े में दूसरी बार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का इस्तीफा मांग लिया है। उनका कहना है कि बड़ौली पर 376D की एफआईआर दर्ज है। जब तक आरोप से मुक्त नहीं हो जाते वो आरोपी माने जाएंगे। गौरतलब है कि 12 दिन पहले अनिल विज ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगने और एफआईआर दर्ज होने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा था। अब कह रहे हैं दुष्कर्म का आरोपी महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। वो कह रहे मैं निर्दोष हूं और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर लेती, क्योंकि 376D का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। अनिल विज की नाराजगी और बयानबाजी का मसला अब विपक्ष की टिप्पणी का विषय भी बन गया है। पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह की प्रतिक्रिया। आपको दरबारी बने रहने से कोई फायदा नहीं, जिसमें आपकी हैसियत गेट पर खड़े रहने वाले एक दरबारी की भी ना बचे आपके पास, तो फिर बाद में जब ये आपको डिसमिस करेंगे मंत्री पद से, क्योंकि वो तो कभी कर सकते हैं, उसकी बजाय आप खुद ही इस्तीफा दे दें तो बढ़िया रहेगा। गौरतलब है कि अनिल विज ने 30 जनवरी को अपना दर्द बयान करते हुए पहली बार कहा था कि अफसर उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं करते, वो अब खुले दरबार नहीं लगाएंगे, वो कैथल और सिरसा की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटियों में भी नहीं जाएंगे। इस पर अंबाला डीसी का तबादला हो गया। फिर 31 जनवरी को सीधे सीएम पर हमला बोल दिया कि जब से सरकार के मुखिया बने हैं उड़न खटोले में ही रहते हैं, जनता के दुख दर्द कौन समझेगा। फिर 1 फरवरी को अंबाला में अनिल विज बोले, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज को कौन रोक सकता है। इस पर फिर एक अफसर पर कार्रवाई हो गई। रविवार को रोहतक में और आगे बढ़कर बोल दिया कि मैंने मंत्री वाली कोठी नहीं ली, मेरे पास एक कार है, चाहे तो वो भी वापस ले लो। मेरे समर्थक कहते हैं हम आपको कार खरीद कर देंगे। रोहतक से वापस लौटते वक्त गोहाना में मीडिया से बातचीत में सोनीपत के ही रहने वाले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से दूसरी बार इस्तीफा मांग लिया। जब तक आरोप मुक्त नहीं होते तब तक पद छोड़ो ना। महिला से दुष्कर्म का आरोपी महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग भला कैसे ले सकता है।
यानी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे अनिल विज अब प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहे हैं। अजीब स्थिति पैदा हो गई है। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो। तो विज का आक्रामक रुख आखिर हरियाणा में कहता क्या है और सियासी तौर पर देखा जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, विज आक्रामक हैं अपनी ही सरकार पर, मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश अध्यक्ष पर। अब सवाल यह कि आक्रामक होने की वजह जो वो बता रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य वजह क्या मानी जाए? क्यों आक्रामक हैं, क्यों नाराजगी है? पहले भी हमने देखा कि मनोहर लाल सरकार में उनके कहीं ना कहीं इस तरीके से नाराजगी उभरकर समय समय पर आती रही है सामने। देवेंद्र, महेश, मेरा यही सवाल आपसे है। देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। महेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी कारणों से। उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए महेश, मेरा यही सवाल सीधा जवाब। भी क्षेत्र में विवाद हुआ, शुरुआत में करना चाहूंगा संगीता कालिया एसपी फतेहाबाद उस वक्त भी एक जबरदस्त भिड़ंत जो है सार्वजनिक मंच पर यानी पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में संगीता कालिया एसपी फतेहाबाद थी। उस वक्त 2-2 ये कह दिया था संगीता कालिया को कि आप पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में धमका कर ये कहा था कि वहां से निकल जाइए। तब संगीता कालिया ने 2-2 की इनकार किया था कि मैं यहां से नहीं निकलूंगी, आप चाहें तो जा सकते हैं। उसके बाद कई दिनों तक एक जो है भूमिगत एक तरीके से रहे थे और चुप्पी साध ली थी अनिल विज ने। आप देखिए कि जब जब अनिल विज टकराने की नौबत आती है, हार का सामना अनिल विज को करना पड़ता है और बीच का जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो डीसी और एसपी की ट्रांसफर के रूप में किया जाता है। यानी जो असल मुद्दा है उस मुद्दे से हटाकर डीसी और एसपी की ट्रांसफर कर मामले पर ठंडा पानी डालने की कोशिशें की जाती हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज के वजूद को ही समझ लीजिए। अनिल विज ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें हराने की कोशिश की गई। हराने वाले लोग कौन थे? ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। यकीनन विपक्ष अगर हराने की कोशिश करेगा तो वो कोई साजिश नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं की पार्टी के लोग अपने पार्टी के सबसे कद्दावर नेता को विधानसभा चुनाव में हरवाने की कोशिश कर रहे हैं तो अनिल विज ने इसका भी जिक्र किया था कि हमारी ही पार्टी में कुछ लोग मुझे हराना चाहते हैं। उसके बाद ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहां अनिल विज को मनोहर लाल के वक्त में यानी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने से पहले मनोहर लाल के वक्त में भी यहां पर जो है उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। वो महज एक विधायक उन्हें रखा गया, तो महज विधायक की हैसियत में भी अनिल विज को रखा जा चुका है। अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो ये फिर से हो सकता है कि अनिल विज को कैबिनेट की कुर्सी से हटाकर महज एक विधायक छोड़ दिया जाए। रीति और नीति का जिक्र मैं क्यों कर रहा था? दरअसल भारतीय जनता पार्टी मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा परिवेश में, देश का जो राष्ट्रीय राजनीति का फलक है और हरियाणा प्रदेश की राजनीति का मैं जिक्र करूं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में दबाव में कोई भी फैसला नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी को डराकर धमकाकर ना तो कोई अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाया है, ना ही जो है उस कुर्सी पर जो है महफूज बैठ पाया है। जिसे हटाना चाहा हटा दिया, जिसे रखना चाहा रखा गया। राजस्थान का इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं ले सकता हूं। वसुंधरा राजे सबसे मजबूत, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कुर्सी से सरका दिया गया और वो भी बड़ी ही आसानी से। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके का दबाव बढ़ाने की कोशिश अनिल विज अतीत में भी करते रहे हैं, तब भी नाकाम रहे और अब एक बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष यहां पर चुप्पी साधे हुए है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर उतने हमलावर नहीं है, ना ही रणदीप सिंह सुरजेवाला, ना ही कुमारी शैलजा। एक तरीके की खामोशी छा चुकी है कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से। और अगर विपक्ष की कोई भूमिका अदा कर रहा है तो अनिल विज अदा कर रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के बाद कह सकते हैं कि कैबिनेट के महत्वपूर्ण उन्हें मंत्री माना जा सकता है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में हरियाणा प्रदेश में आज कौन है? आज अनिल विज विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। जो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कही वो बात यहां अनिल विज कह रहे हैं कि उनके प्रदेशाध्यक्ष को कुर्सी पर काबिज नहीं रहना चाहिए जब तक कि उनके ऊपर आरोप बने हुए हैं। आरोप सच्चे झूठे वो बाद की बात है, लेकिन वो 2-2 ही कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो टकरा चुके हैं और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल महेश, अब सियासी तौर पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है और
कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव भी होंगे उसके बाद, तो सियासी तौर पर समझे देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? देवेंद्र, यही सवाल है कि सियासी तौर पर कितना असर पड़ेगा इसका? आपकी आवाज देवेंद्र हम तक नहीं आ रही। महेश, देखिए, सियासी आप नफे नुकसान का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तो काफी मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है, और दिल्ली प्रदेश का भी जो इनपुट निकलकर सामने आ रहा है उसमें सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरीके की हमने हरियाणा प्रदेश में जो मैपिंग देखी थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने मैन टू मैन मार्किंग की थी, जिस तरीके का ग्राउंड वर्क किया था, जिस तरीके की फाइनेंशियल हेल्प जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को देने का काम किया था, और जिस तरीके से वोटों का जबरदस्त कैलकुलेशन किया था, डिवीजन यहां पर किया था, कैलकुलेशन के साथ साथ डिवीजन जो वोटों का करवाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला पूरी तरह कामयाब था, और वही फॉर्मूला रेप्लिकेट यहां पर होने जा रहा है दिल्ली प्रदेश में। आप देखेंगे कि चुनाव परिणाम जब सामने आ जाएगा तो बिल्कुल वही मैपिंग आपको, वही मैन टू मैन मार्किंग, वही फाइनेंशियल असिस्टेंस निर्दलीय उम्मीदवारों को दिया जाना, सब कुछ वो होने जा रहा है, वो दिल्ली प्रदेश में भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी संभावनाएं वहां पर देख रही है। अनिल विज के इस तरह के बयानों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि अनिल विज को अगर उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए तो फिर वो महज एक विधायक की हैसियत में बसते हैं, और महज एक विधायक की हैसियत में वो खुद चुप्पी साध लेते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ेगा कि कोई खास आंदोलन भी हरियाणा प्रदेश में नहीं है। अब इस भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी भी यहां पर आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पंच सरपंच जो सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें भी अब सरकार में खूबियां नजर आने लगी हैं। तो दो टूक की बात कही जा सकती है कि आगामी 5 साल, करीब पौने 5 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार चलनी है। तो ऐसे में ना तो कोई अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी, ना ही कोई वर्ग अब सरकार के खिलाफ होना चाहता है। तो ऐसे में अब अनिल विज यहां क्या निकालना चाहते हैं, अनिल विज क्या हासिल कर पाएंगे? सरकार पर दबाव बढ़ाकर ना मनोहर लाल खट्टर से अनिल विज कुछ हासिल कर पाए, और ना ही नायब सिंह सैनी से अनिल विज कुछ हासिल कर सकते हैं। वो केमिस्ट्री को बिगाड़ने की कोशिश भर कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन हर बार, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत सारे इंस्टांस ऐसे हैं जहां पर अनिल विज को छोटे छोटे मामलों में हार का सामना करना पड़ा था। वो जिसे सस्पेंड करते थे उसे बहाल कर दिया जाता था। उनकी सस्पेंशन, जो अधिकारी एसएचओ को वो सस्पेंड करते हैं, उसकी सस्पेंशन को ही सिफारिश को मंजूर करने से गृह मंत्रालय की तरफ से इनकार कर दिया गया। आप बानगी समझ लीजिए, छोटे छोटे उदाहरण यहां पर मिल रहे हैं कि एक एसएचओ जो है अनिल विज सस्पेंड नहीं करवा पा रहे हैं, और सीधे वो हमला बोल रहे हैं नायब सिंह सैनी पर। वो उड़न खटोले पर चल रहे हैं, वो उड़न खटोले पर चल रहे हैं, सही है, लेकिन अगर उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया तो महज एक विधायक बचेंगे, और उसके बाद हैसियत शून्य के बराबर पहुंच जाएगी। और ये मुकाबला पहले भी हम देख चुके हैं, जहां हार का सामना अनिल विज को करना पड़ा था। कोई खास फर्क हरियाणा की राजनीति पर अनिल विज के बयानों से नहीं पड़ने वाला। एक तरीके से राजनीति को दिलचस्प बनाए हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी की भूमिका, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं अनिल विज। दिल्ली चुनाव पर भी कोई खास असर इनके बयानों का नहीं मैं मानता। देवेंद्र, ये जो नाराजगी है, आक्रामक रुख इख्तियार किया हुआ है अनिल विज ने, क्या वजह? उपेक्षा एक वजह है, ये टीस क्यों? देखिए सौरभ, अनिल विज का नायब सिंह सैनी से 36 का आंकड़ा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं, जब जिलाध्यक्ष अंबाला के थे नायब सिंह सैनी, जब मतलब उतने हाई प्रोफाइल नहीं थे, जिलाध्यक्ष थे, तो अनिल विज से उनकी तकरार रहती थी कि अनिल विज भी अंबाला से आते हैं, और नारायणगढ़ इनका पैतृक जगह है, तो नारायणगढ़ अंबाला में ही है, तो तब भी जिलाध्यक्ष रहते हुए। दूसरा, जब 2014 में राज्य मंत्री बने थे नायब सिंह सैनी, दरअसल अनिल विज मनोहर लाल को ये कई बार कह चुके थे ओपनली कि मैं तो इनसे सीनियर हूं, मीडिया के थ्रू, मैं तो 5 बार का विधायक, तब 5 बार के थे, अब 7 बार के हैं, कि 5 बार का विधायक। इनको ये दर्द था, पीड़ा थी कि मुख्यमंत्री मेरे को बनाना चाहिए था, मनोहर लाल को बना दिया। तो तब जब मनोहर लाल को लगा कि सीधा निशाना मनोहर लाल पे, तब वो मुख्यमंत्री थे, तो मनोहर लाल ने नारायणगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़वा दिए नायब सिंह सैनी को, और राज्य में मंत्री बना दिया था। रोजगार एवं श्रम राज्य मंत्री थे, मेरे को ध्यान है, 2014 में। उसके बाद 2019 का आया तो उनको कुरुक्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़वा दिया,
अच्छा, और दूसरी बात है, जब राज्य मंत्री थे नायब सिंह सैनी, अनिल विज कैबिनेट मंत्री थे, तो अंबाला कैंट में खुला दरबार लगाते थे। अंबाला कैंट के रेस्ट हाउस में नायब सिंह सैनी राज्य मंत्री के, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री थे, पुराने नेता थे, सीनियर, तो इन्होंने उनका खुला दरबार बंद करवा दिया था, जो आंकड़े बताते हैं। अनिल विज के साथ बड़ी रोचक, आप देखिए कोरोना आया था 2021 में, जब लोग डर रहे थे, अनिल विज ने सबसे पहले कोरोना का जो इंजेक्शन है खुद लगवाया था। 2021 में ही जब उनकी तबीयत खराब हुई, ये कहा गया कि 24 घंटे ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा। अनिल विज ने तब भी अस्पताल के अंदर फाइलों का काम निपटाया, जब इनको मनाही थी कि ऑक्सीजन 24 घंटे इनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना पड़ेगा। कई तरह की चीजें, ये जो घटना हुई है, अब जो ये घटना हुई है, एक्स पे आज कोई मैसेज डाला गया है और अनिल विज ने आज 17 तस्वीरें डाली हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिनमें चित्रा सरवारा जो अनिल विज के खिलाफ अभी चुनाव लड़ी थी अंबाला कैंट से, जो सीएम है, उनके समर्थक हैं चित्रा सरवारा के साथ, जिस चित्रा सरवारा ने अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो आज इन्होंने वो तस्वीरें, 17 तस्वीरें अपलोड कर दी एक्स पर, और नीचे एक शेर लिखा है, ठीक है, क्या मिली है ऐसे लोगों से, आप समझ जाइए, सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे को लगता है आज चित्रा सरवारा का भी अभी बयान आया है। चित्रा सरवारा ने ये कहा है कि चित्रा सरवारा चूंकि कांग्रेस की कैंडिडेट थी अनिल विज के खिलाफ अंबाला कैंट में, उनकी अभी एक कोई बाइट आई है, उसमें चित्रा सरवारा ने कहा कि मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं कहना चाहिए अनिल विज को। और दूसरा उसने ये भी कहा, चित्रा सरवारा ने, लगता है अनिल विज का पार्टी में सिस्टम खत्म हो गया है, अब उनके वो नहीं रही, मतलब एक खिलाफ टिप्पणी की है। तो कुल मिलाकर अनिल विज एक दो बार बोलते, ठीक है, गुस्सा होता है आदमी का, लेकिन लगातार आज 5वां दिन है, और 5वें दिन तो आज सीधा ही सीएम पर हमला बोला है उन्होंने। अब उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, अब ये तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से संपत सिंह ने भी कहा है कि अब सम्मान इसी में आपका बचे कि आप खुद इस्तीफा दे दे, कहीं आपको निकालने दिया जाए। जिस तरह की जिस तरह नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहा हो, जिस तरह के आरोप, और खाली मुख्यमंत्री नहीं, आप देखिए पहला हरियाणा की सियासत में पहली बार हो रहा है कि कोई सत्ता पक्ष का नेता मुख्यमंत्री को टारगेट करे, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पर भी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी घिरे हुए हैं, दुष्कर्म का मामला एफआईआर में उनका नाम है। तो ये आज उन्होंने फिर कल कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होती। तो एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ पार्टी का प्रदेश, दोनों पर एक साथ हमला बोला है अनिल विज ने। और आज जो फोटो डाली है उसकी भी चर्चा है, एक्स पर 17 तस्वीरें डाली है। अनिल विज का ये कहना है कि जो कांग्रेस नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ मुख्यमंत्री के समर्थक खड़े उन तस्वीरों में, और एक शेरो शायरी भी लिखी है जैसा उनकी है। तो अब स्थिति बड़ी रोचक बन गई है। वीरेंद्र जी, नाराजगी क्या कहती है? कांग्रेस उधर से समर्थन कर रही है, प्रोफेसर संपत सिंह भी कह रहे हैं कि खुद इस्तीफा दे दें। क्या भूमिका बनती हुई नजर आ रही है हरियाणा की सियासत में? और दूरगामी परिणामों की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहले एक बात बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी कि अनिल विज की जो ये बगावत नहीं कह सकते, पार्टी से बगावत नहीं है। पार्टी के वो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है। वो कह रहे हैं मेरे खून में पार्टी है। वो शुरू से कैडर से आए हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। वो व्यवस्था के खिलाफ है। मतलब मान लीजिए कि जो अंबाला जिला भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे आशीष तायल, और वो चित्रा सरवारा से मिले हुए थे। वो यहाँ एक संदेश दे रहे थे कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है अनिल विज को हराना चाहते हैं, और वो देख लिए उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की। तो आशीष तायल को 100 दिन के बाद अब जाके जिला भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटाया गया, यानी पदमुक्त किया गया। कार्रवाई पार्टी से नहीं निकाला गया। मतलब जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था, तो मतलब उनका बार बार वो संदेश दे रहे हैं। जो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखिए, अनिल विज चाहे तो वो भी सत्ता सुख भोग सकते हैं। वो भी उड़न खुराला की बजाय अपनी कार में अपना आराम से घूम सकते हैं। उन्हें क्या हमदर्दी और दूसरे लोगों के प्रति जो निष्ठावान और कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित है, पार्टी के लिए वर्षों से जूझते रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके लिए उनका ये सारा संघर्ष है, अपने लिए नहीं है। वो उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां भी जाते हैं पुराने कार्यकर्ता उनका दिल से सम्मान करते हैं। आप कल चाहे रोहतक भी गए थे, रोहतक में कौन लोग बुलाने वाले थे? जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री रहे हैं, अब भी हैं, गुलशन भाटिया, उन्होंने आमंत्रित किया था। डॉक्टर आदित्य बत्रा जो है रोहतक से, जो विधानसभा टिकट के दावेदार थे, उन्होंने आमंत्रित किया था। गोहाना में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो मतलब वो कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। और देखिए, जहां तक सरकार से संघर्ष की बात है, उनका स्पष्ट संदेश है कि जो पार्टी में गद्दार हैं, जो अब
स्वार्थी लोग आए हैं उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा। उनको मान सम्मान देने की परिपाटी अब नहीं चलेगी। जो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से तपस्या करते रहे हैं पार्टी के लिए, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। जो पार्टी की नई परिभाषा बदली जा रही है उसको वो पुराने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में बदलना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री से भी उनकी जो लड़ाई है वो सबको मालूम है। देखिए, उनके पीछे जब ये स्पष्ट संदेश आ रहा है कि उनको हरियाणा में मुख्यमंत्री नैब सिंह एक भूमिका निभाने जा रहे थे, जो वहां का एक संदेश दिया जा रहा है, तो इसलिए इस बात को लेकर स्पष्ट है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। और वो चाहते हैं मंत्रियों के मान सम्मान भी हो। वो खाली दरबारी नहीं बना रहना चाहते, वो चाहते हैं भी जो भी मंत्री हैं उनका मान सम्मान हो, उनके आदेशों की पालना हो। और ये संघर्ष कहां तक जाएगा? देखिए, वो पार्टी के संगठन की रीति नीति को अच्छी तरह जानते हैं। वो कैडर के कार्यकर्ता हैं, उनको मालूम है भी इसका क्या परिणाम होगा। उन्होंने जहां तक अपनी बात जिस मंच पर कहनी थी वहां पार्टी के हर मंच पर वो बात कही है, वहां केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया है। अब ये देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अब क्यों कार्रवाई कर रहे हैं 100 दिन के बाद, और पार्टी अध्यक्ष हैं अब क्यों पद मुक्त कर रहे हैं 100 दिन के बाद। उनका मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है वो तो होना ही चाहिए। इस बात को लेकर उनका संघर्ष है। और जहां तक अंबाला की जनता की बात है, अंबाला की जनता के हितों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो अगर दरबार लगाते थे अंबाला के अंदर, पूरे प्रदेश के लिए लगाते थे, वो गृह मंत्री थे, तो हरियाणा की पूरी जनता पहुंची थी। अब उनके आदेशों की पालना नहीं होती तो रोष होना स्वाभाविक है। वो गुस्सा करते थे भाई उनके आदेशों की पालना नहीं हो रही। तो इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। उनका वो भी अपना व्यक्तिगत सुख भोग सकते हैं, मंत्री पद सुख भोग सकते हैं। इस अवस्था में 71 वर्ष की आयु में अब भी वो संघर्ष कर रहे हैं और जुझारू भी हैं। तो ये सब जो है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे आलाकमान का रुख क्या रहता है, क्योंकि अनिल विज आक्रामक तो है ही, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी पर और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर भी वो एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। वैसे में आलाकमान क्या कुछ रुख अपनाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।